दो पॉइंट्स बचे हैं. फर्स्ट वन इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सेकंड वन इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो बस ये छोटे से कुछ पॉइंट्स बचे हैं जिस पे हमें फोकस करना है. रेस्ट एवरीथिंग वी हैव कंप्लीटेड. तो चलिए फटाफट से इसको शुरू करते हैं. गुड इवनिंग सर. ओके, चलिए. तो सबसे पहले इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम किसे बोलेंगे? तो जहां पर हम इनकम का इफेक्ट देखते हैं ऑन डिमांड, कि अगर हमारी इनकम चेंज हो रही है तो इनकम के रेस्पेक्ट में डिमांड में कितना चेंज आ रहा है. तो लेट्स से इफ इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, एक पर्सन की सैलरी 20% से अगर राइज हो जाती है, तो फिर वो कमोडिटी की डिमांड को कितना चेंज करेगा, कितनी डिमांड उसमें इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी. So in normal sense, हम always क्या कहते हैं? For normal goods, if income increases, then demand also increases. So there is positive relationship. तो इसलिए इलास्टिसिटी की वैल्यू नॉर्मली क्या आएगी? पॉजिटिव. नॉर्मली इट इज पॉजिटिव. तो इनकम इलास्टिसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ गुड टू परसेंटेज चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर. तो न्यूमरेटर में आएगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड डिनोमिनेटर में आएगा परसेंटेज चेंज इन इनकम. तो इससे कैलकुलेट होता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब एक एग्जाम्पल गिवन है. इनकम ऑफ हाउस होल्ड राइजेस बाय 10%. इनकम का आएगा आपका डिनोमिनेटर एंड डिमांड फॉर कीवी. तो एक फ्रूट की डिमांड वो राइज हो रही है बाय 10%. तो दोनों राइज हो रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो इट इज पॉजिटिव. नाउ 10/10 इट गिव्स 1. दैट मींस इट इज यूनिटरी इलास्टिक. ये सिचुएशन कौन सी होगी? यूनिटरी इलास्टिक फ्रूट्स वाली सिचुएशन है. सेम पॉइंट हमने कहाँ डिस्कस किया था? डिमांड के लास्ट पोर्शन, लास्ट वाले पोर्शन में, जिसमें था लॉर्ड अर्नेस्ट एंगल. तो लॉर्ड अर्नेस्ट एंगल ने 3 डिमांड कर्व्स दिए थे जिनमें रिलेशन इनकम और डिमांड का था. और वहां हमने क्या पढ़ा था? अगर गुड्स नेसेसरी है तो इनकम के प्रोपोर्शन में डिमांड कम चेंज होगी. अगर गुड्स कंफर्ट्स है तो दोनों में इक्वल चेंज होगा. एंड अगर लग्जरी है तो लग्जरी में डिमांड में चेंज ज्यादा होगा. तो सेम एग्जाम्पल यहाँ पे ले रखा है. फर्स्ट केस वॉज फ्रूट, तो इट इज यूनिटरी इलास्टिक, इक्वल चेंज. सेकंड केस है आपका ड्राई फ्रूट्स, वॉलनट्स. तो इनकम राइज हो रही है 5% से एंड डिमांड राइज हो रही है 10% से. तो इलास्टिसिटी इज मोर देन 1. एंड थर्ड केस, डिमांड फॉर राइस, राइस हो गया हमारा नेसेसरी गुड्स. नाउ इनकम चेंजेस बाय 10% एंड डिमांड चेंजेस बाय ओनली 5%. सो इट इज 0.5. तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला बन गया फॉर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अच्छा, ऐसा कोई केस बताओ जिसके अंदर इनकम इलास्टिसिटी कभी नेगेटिव हो सकती है? एनीवन? Giffen goods. यस, फॉर गिवन गुड्स इंफीरियर गुड. और इंफीरियर गुड्स. तो जो गुड्स इंफीरियर क्वालिटी के हैं, पुअर क्वालिटी के हैं, तो उनमें हमने क्या पढ़ा था? जैसे जैसे हमारी इनकम राइज होती है, इंफीरियर गुड्स की डिमांड फॉल होती है. सो देयर इज इनवर्स रिलेशन विद इनकम इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स. ठीक है, तो ये आपका केस हो गया. Then, as income of a person increase, he reduce the consumption of inferior goods and shift towards the superior goods. So therefore, inferior के केस में inverse relation, normal goods के केस में positive या direct relation. तो ये था simply income elasticity of demand. Next one is cross elasticity of demand. Cross का मतलब क्या? Goods तो है X, demand X की, तो price Y की. अगर डिमांड Y की ले रहे हैं तो प्राइस X की. मतलब दोनों वैल्यूज अलग अलग गुड्स की होगी. तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ वन गुड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर गुड. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ X डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ Y. तो X की डिमांड, Y की प्राइस. तो इसको हम क्या बोलेंगे?
क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर किसके लिए, ये एक्स के लिए या वाई के लिए? सर एक्स के लिए। एक्स के लिए। एक्स की साइड से। यस, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एक्स, क्योंकि हम गुड्स एक्स की बात कर रहे हैं, तो कौन से गुड्स की डिमांड है उसी की यहाँ पे इलास्टिसिटी होगी, तो जिसकी डिमांड उसकी इलास्टिसिटी। अब फॉर्मूला आपका एग्जैक्टली वही है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, जो हमने पहले भी किया था आपका नॉर्मल प्रोपोर्शनेट मेथड वाला फॉर्मूला, सिर्फ चेंज एक जगह पे आएगा। तो पहले हम क्या लिखते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू, ये हमारा फॉर्मूला था प्रोपोर्शनेट मेथड का। सिर्फ चेंज क्या करना है, क्वांटिटी अगर एक्स की है तो यहाँ लिख देंगे, प्राइस बन जाएगी वाई की, और वाइस वर्सा एज पर द रिक्वायरमेंट। अब नॉर्मल सिचुएशंस अगेन, जो लॉ ऑफ डिमांड के फर्स्ट पेज पे हमने पढ़ा था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, उसमें क्या था, इफ टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, अगर वो सब्स्टिट्यूट है तो उस केस में क्या लगता है, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी, मतलब एक्स की डिमांड एंड वाई की प्राइस, एक्स एंड वाई दोनों क्या है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, मतलब कुछ भी काम में लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे केस में अगर हम बोलते हैं कि x की प्राइस थोड़ी भी इंक्रीज हो जाती है तो y की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और वाइस वर्सा। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इनफाइनाइट। तो जहां भी गुड्स क्या है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, कि लेट से x एंड y आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, x की प्राइस थोड़ी भी इंक्रीज हुई तो सारे के सारे कंज्यूमर कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, y के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, बिकॉज दीज टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो सिंपल पहले वाला एग्जांपल, मॉकटेल बनाने के लिए, फ्लूट बनाने के लिए हमें चाहिए पेप्सी या फिर कोक। अब दोनों एक ही जैसे हैं, हम किसी को भी काम में लें, दोनों की प्राइस एक लेवल पे है। अब पेप्सी ने अपनी प्राइस इंक्रीज कर दी बाय ₹5, तो अब सब लोग क्या करेंगे, पेप्सी छोड़ के कोक पे शिफ्ट हो जाएंगे, बिकॉज दीज टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट। तो जहां भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स है वहां पर क्रॉस इलास्टिसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ओके, अब देखो, अब एक सिंपल सा केस है कि दो गुड्स हमने लिए हैं, एक गुड्स तो है आपका शूज एंड दूसरा है आपका, लेट्स टेक हैव मोर आइसक्रीम। अब इन दोनों गुड्स में क्या लगता है कैसा रिलेशन होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी रहेगी? सर जीरो। जीरो। No जीरो, relation. यस। तो जहां पर हम कहते हैं देयर इज गुड्स आर अनरिलेटेड और देयर इज नो रिलेशनशिप, कि अगर शूज की प्राइस बढ़ गई तो क्या हम आइसक्रीम खाना कम कर देंगे या आइसक्रीम खाना बढ़ा देंगे? तो शूज और नो आइसक्रीम में सर। इतनी नहीं है ना। तो जहां पे गुड्स अनरिलेटेड है वहां पर हम बोलेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी विल बी जीरो, क्योंकि ये एक दूसरे को इम्पैक्ट नहीं करते। तो अनरिलेटेड गुड्स के केस में रिजल्ट होगा आपका जीरो। नाउ नेक्स्ट केस आता है, गुड्स ओनली सब्स्टिट्यूट है, परफेक्ट नहीं है बट दे आर सब्स्टिट्यूट। तो अगर x की प्राइस थोड़ी बढ़ती है तो y की डिमांड बढ़ जाएगी, तो x की प्राइस इंक्रीज तो y की डिमांड इंक्रीज, दोनों कहां पे हैं, सेम डायरेक्शन में। दैट मींस रिलेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। 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 यस। एंड अगर गुड्स है कॉम्प्लीमेंट्री तो उस केस में क्या होगा, नेगेटिव रिलेशन सर। Negative. रिलेशनशिप, एग्जैक्टली। अगर x की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो फिर y की डिमांड यहाँ पे कम हो जाएगी, बिकॉज x महंगा है, x कोई कंज्यूम नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स ऑटोमेटिकली y की डिमांड कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री के केस में इट विल बी नेगेटिव। तो बस ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, इस पे डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए अब आते हैं सीधे आपके क्वेश्चन आंसर्स पे, रैपिड फायर राउंड, फटाफट से सबको आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, लॉ ऑफ डिमांड इज डैश। Qualitative क्वालिटेटिव। statement. तो ऑप्शन नंबर कौन सा सेलेक्ट करेंगे? ऑप्शन सी सर, ऑप्शन Option सी। C. ऑप्शन सी। सी, ये तो है क्वालिटेटिव, एंड इलास्टिसिटी हो जाएगा आपका क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव। सी, यस।
Second, the price elasticity of demand is defined as the responsiveness of. Quantity demanded to change in price. Option Yes. Option number B. B. Third, price elasticity of demand is best defined as, क्या best definition है? responsiveness of demand to change in Change in price. Option C, sir. Option number C again, बिल्कुल सही है. Identify the coefficient of price elasticity, मतलब E की वैल्यू निकालनी है when percentage increase in quantity of goods demanded is smaller, मतलब percentage change in demand ये कम है as compared to percentage fall in its price. तो प्राइस में चेंज ज्यादा है, डिमांड में चेंज कम है, तो रिजल्ट क्या होगा? सर कौन सा? smaller than 1. स्मॉलर smaller देन. than 1. यस. Less तो than 1. न्यूमरेटर की वैल्यू कम है, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है, जैसे 5% चेंज और इधर हो रहा है आपका 10% चेंज, तो 5/10 gives 0.5, लेस देन 1. Question number 5. The price of ice cream increases by 18% and quantity of ice cream demanded falls by 20%. So this indicates the demand for ice cream is कैसी होगी? Elastic. Inelastic. Final answer? इलास्टिक या इनइलास्टिक? Inelastic. सर इलास्टिक के साथ. Option A. Elastic, sir. हाँ, इलास्टिक. बिकॉज डिमांड में चेंज कितना है? 20%. प्राइस में कितना है? 18%. डिवाइड करने पे वैल्यू क्या है? 1 पॉइंट समथिंग, ग्रेटर देन 1, तो इट इज इलास्टिक. 6. इफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज इनइलास्टिक, क्वेश्चन ने पहले से बोल दिया है क्या? डिमांड कैसी है? इनइलास्टिक है. एंड इलेक्ट्रिक रेट इंक्रीजेस, प्राइस राइज हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू अकर, तो दो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? Sir D, quantity demand will fall for short run but rise in long run. पक्का? So option B. ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन ठीक लग रहा है सर. ऑप्शन बी भी ठीक है अमाउंट में. अब देखो, इलास्टिक इसने इन इलास्टिक बोला है. इन इलास्टिक कब होता है? जब न्यूमरेटर की वैल्यू कम है, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड विल बी लेस एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ये वाली सिचुएशन है, मतलब प्राइस में चेंज ज्यादा होगा और डिमांड में चेंज कम होगा, तो यही हमें ऑप्शन में ढूंढना है. तो परसेंटेज, तो क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल बाय रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट. यस, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है. अभी शॉर्ट रन लॉन्ग रन का तो क्वेश्चन ने कुछ कहा ही नहीं, तो हम उसको जज नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. सर अगर दिया होता तो डी ऑप्शन सही था सर. दिया होता तो क्या सिचुएशन गिवन होती अकॉर्डिंगली, बट नॉर्मली ऐसे कोई सिचुएशन होती नहीं है. मतलब प्रैक्टिकली फिर बड़ा केस स्टडी होता और उसमें कोई रेयर पॉइंट बनता, तो अदरवाइज बी ऑप्शन इज मोर प्रेफरेबल. इसी टाइप का एक और क्वेश्चन नंबर 7. सपोज द डिमांड फॉर केक एट अ मीडियम प्राइस बेकरी इज इलास्टिक. पहले से क्वेश्चन में बोल दिया इलास्टिक. नाउ मैनेजमेंट ऑफ बेकरी इज कंसिडरिंग रेजिंग द प्राइसेस, प्राइस बढ़ाना चाह रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो? सर इन एक मिनट सर. नहीं. ऑप्शन ए सर. ए, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला इलास्टिक. इलास्टिक मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो लार्ज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा फॉल हो. तो ऑप्शन नंबर ए. 8. The quantity demanded does not respond to price change. डिमांड में कोई रिस्पॉन्स नहीं है, सिर्फ प्राइस चेंज हो रही है. क्या होगा? Option C. ऑप्शन नंबर सी. बिकॉज डिमांड में नो चेंज, जीरो. अपॉन प्राइस में कुछ भी चेंज हो रहा है, लेट्स से 10%, तो जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो. 9. What is the value of
elasticity of demand if demand for goods is perfectly elastic? Infinite. Infinity, sir. Perfectly elastic का मतलब ही infinity होता है. 10. If the demand for a good is inelastic, पहले से ही कह दिया inelastic, मतलब ज्यादा चेंज किस में होगा? प्राइस में. An increase in price will cause the total expenditure of consumer. अभी यहाँ पे आ गया टोटल एक्सपेंडिचर की बात आ रही है, तो वो केस आपको याद रखना पड़ेगा. एक्सपेंडिचर का कौन सा केस है? Increase. इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला इन इलास्टिक है, तो इन इलास्टिक में आपको याद होना चाहिए रिलेशन कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. Positive, sir. इन इलास्टिक है, प्राइस बढ़ गई लेकिन डिमांड पे कोई खास फर्क नहीं आएगा, तो टोटल एक्सपेंडिचर विल ऑल्सो राइज. तो इस केस में आपका इन इलास्टिक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी. 11. Given the following four possibility, which one result in increase in consumer expenditure? तो किसमें एक्सपेंसेस बढ़ेंगे ये बताना है. Option D. ऑप्शन नंबर डी. यस, क्योंकि फर्स्ट केस देखोगे अगर आप यूनिटरी इलास्टिक, तो उसमें पता है प्राइस फॉल, तो टोटल एक्सपेंडिचर में भी क्या आता है? टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट, तो फर्स्ट वाला आपका रॉन्ग हो गया. देन सेकंड वाले केस में डिमांड इलास्टिक है, प्राइस राइज होगी तो टोटल एक्सपेंडिचर फॉल हो जाएगा बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप. थर्ड कह रहा है डिमांड इज इनइलास्टिक, तो प्राइस फॉल तो एक्सपेंडिचर भी फॉल हो जाएगा. एंड फोर्थ केस में इनइलास्टिक है, प्राइस राइज, देन टोटल एक्सपेंडिचर विल आल्सो राइज. 12. फॉर अ कमोडिटी विद यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, तो यूनिटरी का मतलब हो गया इक्वल चेंज, और टोटल एक्सपेंडिचर के केस में हम क्या बोलते हैं? इट विल रिमेन, Constant. Option. yes, it will remain constant. Option number C. 13. In case of straight line demand curve meeting the two axes, the price elasticity of demand at the midpoint of the line. Midpoint पे क्या? 1. Yes, One, sir. point elasticity method के अंदर middle के अंदर 1, lower segment upon upper segment, result is 1. 14 का बताओ. Option C. C, sir. तो पॉइंट मेथड काम में आता है व्हेन चेंज इज नेग्लिजिबल. ये ऑप्शन में प्राइस डबल हो रही है तो चेंज ज्यादा है. सेकंड ऑप्शन में प्राइस 50% चेंज हो रही है. थर्ड केस में कार की प्राइस सिर्फ 100 रुपए से बढ़ रही है, तो दिस चेंज इज नेग्लिजिबल, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. 15. आइडेंटिफाई द फैक्टर which keeps the price elasticity of demand for a goods low. Option B. B, it's low price, तो प्राइस कम है तो इलास्टिसिटी भी कम होगी. 16. Demand for a good will tend to be more elastic. Demand more elastic होगी मतलब greater than 1 होगा. If it exhibit which of the following characteristic, तो कौन सा ऑप्शन में? Option B. B, sir. Option B. जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स उसके अकॉर्डिंग ज्यादा इलास्टिसिटी. 17. Demand for a good will tend to be more inelastic, मतलब less than 1. कब होगा? Option C. B, sir. A good is luxury. लग्जरी में श्योर? Yes, sir. स्मॉल पार्ट ऑफ कंज्यूमर इनकम तो नहीं होगा? Sir, option C. Option C, sir. सी. यस, क्योंकि लग्जरी के केस में तो क्या होता है, इलास्टिक होती है डिमांड. प्राइस बढ़ जाएगी तो लग्जरी की डिमांड ऑफ कोर्स फॉल होगी, लेकिन नेसेसरी के केस में ऐसा नहीं होगा. प्राइस बढ़ भी जाए लेकिन डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, इट विल बिकम इनइलास्टिक.
तो ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे लिखा है सी में कंज्यूमर की इनकम का एक छोटा सा पोर्शन, जैसे हमने एग्जांपल लिया था मैच बॉक्स, 1 रुपीज पे प्राइस 2 रुपीज हो गई, डबल हो गई, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रुपीज सिर्फ 1 रुपी का चेंज है। इनकम के प्रपोर्शन में इट इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल, therefore inelastic will be C option. 18. In case of inferior goods, income elasticity of demand will be. सर नेगेटिव। Negative. Negative, sir. Yes, inferior में C option. 19. If a goods is luxury, its income elasticity of demand will be. सर पॉजिटिव एंड लेस देन 1। Sir, option C. Option C. Option C. ऑप्शन नंबर सी। लग्जरी की बात हो रही है तो लग्जरी के अंदर हमने एंगल्स कर्व में पढ़ा था, जितना चेंज इनकम में होगा उससे ज्यादा चेंज लग्जरी में आएगा। इनकम 10% बढ़ रही है तो लग्जरी की डिमांड 20% बढ़ रही है, तो इट विल बी ग्रेटर देन 1 एंड पॉजिटिव। ओके सर, याद आ गया सर। हाँ, तो अंश आपने याद नहीं किया है, कुछ चीजें यहाँ रिवाइज नहीं किया है। नहीं सर, किया है। हाँ, बट वो गड़बड़ हो रही है। जी सर। 20 में फॉर्मूला दिया है, अब ये फॉर्मूला किसका है ये बताना है। Option B. क्रॉस इलास्टिसिटी। Cross slash. क्रॉस सर वाई डिमांड है। डिमांड फॉर D sir. वाई, क्योंकि जिसकी डिमांड है उसकी क्रॉस इलास्टिसिटी, तो ऑप्शन नंबर बी। B. 21. A decrease in price will result in an increase in total revenue या total expenditure। तो फिर से बात हो रही है इस बार टोटल एक्सपेंडिचर की। क्वेश्चन ने बोला क्या हो रहा है, प्राइस इज फॉलिंग एंड टोटल एक्सपेंडिचर इज राइजिंग, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इनवर्स में क्या होता है, इलास्टिक या इनइलास्टिक? इनवर्स रिलेशन में क्या होगा, Elastic. इलास्टिक। अब इलास्टिक का मतलब क्या होता है, ज्यादा चेंज किस में होगा, क्वांटिटी में या प्राइस में? Quantity. क्वांटिटी में। Quantity. अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है। सर बी, द बिल्कुल। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। Percentage change in quantity demanded is greater than percentage change in the price. So B is correct. 22. Increase in price will result in an increase in total expenditure. Price increase, total expenditure increase. अभी अपना बताओ आंसर। सर Option A. ईपी स्मॉलर देन 1 सर, तो सर इसमें हो जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऑप्शन नंबर पर ए। जी सर। तो यहाँ पे है इस बार इनइलास्टिक, एंड इनइलास्टिक का मतलब डिमांड में चेंज कम होगा और प्राइस में चेंज ज्यादा होगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। 23. If regardless of changes in price, quantity demanded of a goods remain unchanged, डिमांड क्या है, अनचेंज है, तो क्या रिजल्ट होगा? Vertical. वर्टिकल, ये आपका डिमांड कर क्वांटिटी एंड प्राइस। तो क्वेश्चन ने बोला रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन प्राइस, तो प्राइस आपकी चेंज हो रही है, ये सेंटर में कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है, प्राइस इज चेंजिंग बट क्वांटिटी इज कांस्टेंट, दैट मींस द कर्व विल बी वर्टिकल, ऑप्शन बी। वर्टिकल सर। 24. Which of the following statement regarding elasticity of demand is true? Option A. True है। ऑप्शन नंबर A. ए, बिल्कुल सही है। ए है 25. सर। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, फॉर्मूला पूछा है। Option A. ए सर। A, sir. ऑप्शन ए अगेन। 26. Dash is defined as the measure of degree of responsiveness
in quantity to change in price. Price effect. पक्का? Option C. C, Elasticity of elasticity demand. of Sir, demand. elasticity of demand. हाँ, ये फॉर्मूला लिखा है इन्होंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का. 27. Which of the following goods is likely to have perfectly inelastic demand? Salt. सबसे सस्ता आइटम सॉल्ट, बिल्कुल. 28. If price of air conditioner increases from 30,000 to 30,010, then the सर result. इसमें शुगर ऑप्शन क्यों दिया हुआ है सर? क्या चीज? इसमें शुगर, इसमें जो 27 है सर, इसमें शुगर ऑप्शन क्यों दिया हुआ है? बी, अपन ने 20 सेलेक्ट किया ना. Yes, sir. Salt अपने कर. सबसे सस्ता अपन ने तो सेलेक्ट किया. जितना सस्ता आइटम, जितना कम प्राइस का आइटम, उतनी ज्यादा इनइलास्टिसिटी. ओके सर. 28 में प्राइस 10 रुपए से चेंज हो रही है, तो कौन सा मेथड Point काम? elasticity. सर पॉइंट पॉइंट इलास्टिसिटी. 29. इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? नेगेटिव. नेगेटिव. Negative, sir. 30. Giffen paradox is an exception of Demand. डिमांड. demand. 31. Increase in price from 8 to 12, प्राइस बढ़ गई. And decrease in demand from 45 to 30. Then find करना आपको प्राइस इलास्टिसिटी यूजिंग प्रोपोर्शनेट मेथड. तो मेथड का नाम लिखा है, इस मेथड के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है. सॉल्व करके बताओ. Option A. ऑप्शन ए. Yes. Yes, sir. ओके. सो सबसे पहले आपने लिखा डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा? 15. 15. अब पॉजिटिव नेगेटिव का जरूर ध्यान रखना, कभी ऑप्शन में नेगेटिव वाला आंसर भी हो सकता है. तो अगर 1 - 2 कर रहे हो, 45 - 30, तो 15 अपॉन चेंज इन प्राइस 8 - 12, -4 इनटू क्या करोगे? 100 सर. 100. 100 क्यों? वो फॉर्मूला सर सॉरी, प्रोपोर्शनेट मेथड का. डायरेक्ट. बताओ बताओ, इनटू क्या करें? सर प्राइस प्राइस आएगी ना सर 8. 8 The price 8 अपॉन upon 8 upon 45. 45. यस. सर अभी कैंसिल करो, 3 आ गया, इधर कैंसिल किया 2 आ गया. सो -2/3, तो -0.67, बट नेगेटिव वाला ऑप्शन में नहीं है, तो एक को सेलेक्ट कर लेंगे एब्सोल्यूट टर्म्स में. नेक्स्ट इज 32. डिमांड ऑफ चॉकलेट इंक्रीजेस फ्रॉम 50 to 55 एंड प्राइस फॉल हो रही है फ्रॉम 25 to 24. फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. -2.5. -2.5. सी ऑप्शन. Then 33. A departmental store has a sale on its t-shirt. If the price of t-shirt is reduced from 600 to 400, price fall हो रही है, and demand increases from 1500 to 2500. What is the price elasticity of demand? मेथड का नेम नहीं लिखा है, तो पहले हमेशा आर्क मेथड से ट्राई करते हैं. आर्क से आंसर मैच हो गया, देन इट्स परफेक्ट. इन केस मैच नहीं हुआ, तो फिर आपको प्रोपोर्शनेट पे जाना है. सो डेल्टा क्यू 1000 अपॉन डेल्टा पी 200 नेगेटिव इनटू सम ऑफ प्राइसेस 1000 अपॉन सम ऑफ क्वांटिटी 4000. सारे जीरोस कैंसिल हो गए. अभी देखो क्या रिजल्ट आ रहा है. 10/8 या 5/4 1.25,
120. सर Option 1.25 सर। सी। तो आर्क मेथड से आंसर मैच हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी। अभी 34 होमवर्क है, हो जाएगा 35 हो जाएगा, सेम पैटर्न। 36 सेम। 37 बहुत शॉर्टकट है। कंप्यूट इनकम इलास्टिसिटी इफ डिमांड इंक्रीजेस बाय 5% एंड इनकम बाय 1%। 5. सर 5। 5/1. 5. 38. What is income elasticity of demand when income changes by 20% and demand changes by 40%? 2. 2 sir. 2. 40 by 20. 2. 39. If the demand for X increases by 5% and price of Y increases by 20%, then cross price elasticity. Positive 0.25. 0.25. 0.25 positive, Yes sir. because दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है, so it will be positive. Then 40. If original price of the commodity, find the original price of the commodity. That means P1 आपको कैलकुलेट करना है. When price elasticity is 0.71, demand changes from 20 to 15. तो Q1 Q2 given है, and new price is 10. So P2 is 10. यूज प्रोपोर्शनेट मेथड, तो प्रोपोर्शनेट मेथड अप्लाई करना है और मिसिंग फिगर P1 को कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 0.71 इक्वल टू डेल्टा Q, तो 15 माइनस 20 अपॉन 10 माइनस x मल्टीप्लाई बाय P1, P1 कितना है x अपॉन Q1 20। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, आ जाएगा आपका रिजल्ट। डन। फाइनल आंसर किसी का? $15.4. यस, सर 15 15.4 15.4 will be the final answer। ये हो जाएगा आपका ओरिजिनल प्राइस। तो ये टॉपिक यहाँ फिनिश हो गया आपका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज थ्योरी ऑफ सप्लाई, एंड उसी के अंदर आएगा आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो ये एज इट इज डिमांड की तरह ही है, सिर्फ रिलेशन आपको फिर से देखना है, कहाँ रिलेशन पॉजिटिव होगा, कहाँ नेगेटिव होगा, एंड सेम फॉर्मूलेज वहां भी हम अप्लाई करेंगे। प्रोपोर्शनेट मेथड इसी तरीके से आपको लगाना है और सेम तरीके से कैलकुलेशन करना है। तो सप्लाई चैप्टर काफी शॉर्ट है, फटाफट हो जाएगा। तो ये करते आपका पूरा एक बड़ा यूनिट कंप्लीट हो जाता है, जिसमें यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, डिमांड, देन उसकी इलास्टिसिटी, सप्लाई एंड देन इलास्टिसिटी,
तो 6 बड़े टॉपिक्स है जो आपके सप्लाई के साथ में फिनिश हो जाएंगे। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर सप्लाई विद इन 2 सेशंस हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन फंक्शन, और इसके साथ में कॉस्ट। इन दोनों का मिला के भी एक अच्छा वेटेज है एग्जाम के अंदर और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये करने के बाद सबसे ज्यादा वेटेज वाला जो हमारा टॉपिक है दैट इज मार्केट, हाईएस्ट वेटेज है। तो उसके बाद आपका मार्केट। तो इस सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे। तो सप्लाई बेसिकली किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, कस्टमर या फिर प्रोड्यूसर, क्या लगता है? प्रोड्यूसर Producer. तो अभी तक हमने डिमांड चैप्टर में कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है। अब हम कंज्यूमर की बजाय प्रोड्यूसर की प्लेस पे जाकर के सोचेंगे कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, वी आर द प्रोड्यूसर। तो अब हमने अपने अकॉर्डिंग सोचना है। तो अब हम अपने अकॉर्डिंग कैसे सोचेंगे कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस ज्यादा हो रही है तो हम क्या करेंगे, उसकी सप्लाई बढ़ाएंगे या कम करेंगे? सर बढ़ाएंगे, पॉजिटिव रिलेशन। बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे। ज्यादा प्राइस हमें ज्यादा फायदा होगा तो सप्लाई विल राइज। तो इसलिए यहाँ पर नॉर्मल रिलेशन कैसा होगा, पॉजिटिव रिलेशन, जबकि Right. नेगेटिव रिलेशन। तो ये मेन कॉन्सेप्ट रहेगा सप्लाई के अंदर। चलो अभी टाइम फिनिश होने वाला है, तो वापस 9:15, 5 मिनट में रिज्वाइन करना है फॉर मैथ्स। ओके Okay. ओके।